Hello, student. Good morning. What is democracy? Why democracy? Chapter 1. इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। नीचे में कुछ 4 कंट्रीज की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेस्ड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दिस कंट्री। आपको यहाँ पे जो भी नीचे दिया गया है उससे ये देखना है कि भाई कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन अनडेमोक्रेटिक है, और कहाँ पे आपको नॉट श्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्री ए। पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर जो लोग देश में जो भी कंट्री है, वो कंट्री जो है जिस धर्म का भी पालन कर रही है, अगर लोग उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये किस तरह की कंट्री हुई? ये हो गई अनडेमोक्रेटिक कंट्री। द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर। एक ही पार्टी देश में है, लास्ट 20 ईयर्स से इलेक्शन जीत रही है। तो भाई कहीं ना कहीं विपक्ष भी तो है, तभी तो इलेक्शन हो रहे हैं। वो हार रहा है और ये जीत रहे हैं। तो ये कौन सी कंट्री हो गई? ये डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। कंट्री सी। रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। अब जो रूलिंग पार्टी है, यानी जो रूलिंग पार्टी थी, वो लास्ट 3 इलेक्शन से पराजित हो रही है। तो इट मीन्स कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे ये एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो क्या होगा? वो अनडेमोक्रेटिक होगी कंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these country? Right? Democratic, undemocratic or not sure. तो सबसे पहले कंट्री पी। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी। और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो कोई भी लॉ को पास नहीं करेगा। वो कब पास करेगा? तो जब वो चीफ आर्मी से उसके बारे में कंसल्ट कर लेगा, तब वो उस लॉ को पास करेगा। तो किस तरह की कंट्री हुई? तो वो हो गई डेमोक्रेटिक कंट्री, अनडेमोक्रेटिक कंट्री। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशियरी। अब यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर नहीं है कि वो जुडिशरी के पावर्स को कम कर सके। तो भाई वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसा कि अभी देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार के मामलों में जो भी कोविड से रिलेटेड मामले हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो वहाँ तो सरकार को मानना है उनकी बातों को ही। हाँ, तो वो चीज़ है। तो कौन सी कंट्री हो गई? तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। The country leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country। अब यहाँ पड़ोसी देश कैसे आ गया? इट मीन्स कि उस पड़ोसी देश का उस देश के ऊपर शासन है। तो ये कौन सी कंट्री हो गई? ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री हो गई कि पड़ोसी देश से पूछेंगे तब साइन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। All the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank, which the minister cannot change। अब हो रहा है कि जो भी डिसीजन होता है वो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उससे पूछ के किया जाएगा। मिनिस्टर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ ये कि ये अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे 4 आर्गूमेंट दिए हुए हैं। इसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि भाई कौन से आर्गूमेंट जो है वो तर्क जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले आता है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। सही है भाई। लोग जो है डेमोक्रेसी में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं और आपसी सद्भावना बनी रहती है, इक्वल होते हैं। डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन अदर्स। डेमोक्रेसी में किसी तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको बड़ी अच्छे से सुलझा लिया जाता है। सही है ये भी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेह है। डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्पेरियस देन अदर। तो यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, वो दूसरे देश की तुलना में अधिक समृद्ध है। माने प्रॉस्पेरस है, बहुत धन है भाई। डेमोक्रेसी है तो हमारे पास बहुत धनी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो जहाँ जिन कंट्रियों में डेमोक्रेसी है वहाँ पे वो कंट्री जो है बहुत ही धनी है।
ये ऐसे इंडिया का पर्सपेक्टिव ले लीजिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हम लोग क्या हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अभी डेवलप हो रहे हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। डेमोक्रेसी आर मोर प्रॉस्पेरियस देन अदर इज़ नॉट अ गुड आर्गूमेंट in favor of democracy, as there are many countries such as Sri Lanka, India, which opt for democracy but not prosperous. अब श्रीलंका, इंडिया जो है डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉस्पेरियस तो नहीं है। वेयर अदर कंट्रीज सच एज चाइना, सऊदी अरेबिया, विच हैव कम्युनिस्ट एंड मोनार्ची रूल रिस्पेक्टिवली आर मोर प्रॉस्पेरियस। और सऊदी अरेबिया जहाँ मोनार्की है वहाँ पे वो अधिक समृद्ध है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्रीज डिपेंड ऑन द करेक्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी उसी पे डिपेंड करती है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नॉट विद द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसके अनुसार वहाँ का डेवलपमेंट होता है, ना कि गवर्नमेंट के अनुसार वहाँ का डेवलपमेंट होता है। डेमोक्रेसी कैन नॉट गारंटी प्रॉस्पेरिटी। डेमोक्रेसी गारंटी नहीं है प्रॉस्पेरिटी की। Question number 4. Each of these statements contain a democratic and undemocratic elements. Write out the two separately for each statement. अब यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको दो सेपरेट लिखना है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपको डेमोक्रेसी और अनडेमोक्रेटिक को डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्टर सेड दैट सम लॉ हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पे एक मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हमें कुछ पार्लियामेंट में कुछ लॉ पास करने होंगे इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू द रेगुलेशन डिसाइड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो कि रेगुलेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए उसके अनुसार हमें कुछ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करने होंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिपोर्टिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रेन वॉज रिपोर्टेड। वही इलेक्शन कमीशन देखता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जो फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं तो वो दोबारा वहाँ पे मतदान करने के लिए बोलता है, आदेश देता है। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ रेयरली रीच 10%। वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन जो है पार्लियामेंट में वो बहुत ही कम है, 10% ही है। दिस लीड्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। इसलिए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम महिलाओं को 1/3 सीट दी जाए, 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए पार्लियामेंट में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पासिंग ऑफ लॉ बाय द पार्लियामेंट इज़ डेमोक्रेटिक। भाई लॉ अगर हम पास करवा रहे हैं पार्लियामेंट में तो वो तो डेमोक्रेटिक है। वेयर एज पासिंग इन कॉन्फॉर्मिटी टू द रेगुलेशन डिसाइड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उस आधार पर पास कराना जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया हुआ है, तो ये एक अनडेमोक्रेटिक वे हो गया, अनडेमोक्रेसी हो गया। टू ऑर्डर रिपोल इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय द इलेक्शन कमीशन इज़ डेमोक्रेसी। भाई रिपोल करने का अगर इलेक्शन कमीशन आदेश देता है तो वो तो डेमोक्रेटिक के तहत है, डेमोक्रेसी के तहत है, वो डेमोक्रेटिक है। लेकिन वेयर एज लार्ज स्केल रीजिंग इज़ अनडेमोक्रेटिक, और वहाँ पे अधिक मात्रा में हिंसा हुई है तो वो क्या है, वो एक अनडेमोक्रेटिक है। मतदान में गड़बड़ी हुई है तो वो अनडेमोक्रेटिक है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट नेवर रीचिंग 10% इज़ अनडेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि वो तो अनडेमोक्रेटिक वे हो गया। वेयर एज डिमांड बाय वुमेन ऑर्गेनाइजेशन टू रिजर्व 1/3 सीट फॉर वुमेन इज़, जहाँ पे महिलाएं डिमांड कर रही हैं तो वो डेमोक्रेटिक वे में डिमांड कर रही हैं तो वो डेमोक्रेसी हो गया। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर arguing that there is a lesser possibility of famine in democratic country। अब इसमें से हमको वैलिड रीज़न खोजना है कि लेसर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्या, फैमिन मैंने भूखमरी और अकाल की समस्या बोल रहा है क्या कि डेमोक्रेसी में बहुत कम आती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑपोजिशन पार्टीज़ कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्ट्रवेशंस। अब बोल रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करती हैं तो इससे इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके बाद फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे बेटा फैमिन होगा, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या हो रहा है कि भाई हमारे जो प्रेस है वो अलग अलग हिस्सों में जाकर के अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं, खबर दे रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट का उसकी तरफ ध्यान चले जाता है।
और इसके बाद है गवर्नमेंट फियर इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। गवर्नमेंट को डर है कि भाई कहीं नेक्स्ट इलेक्शन में हम हार नहीं जाएं, इसके लिए उसके ऊपर वो अधिक जोर शोर से कार्य करेगी। पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। अब यहाँ पे लोग जो हैं कोई कोई भी तर्क मानने के लिए और उस पर आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी तर्क को मानने और आचरण करने के स्वतंत्र हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा इसमें भिन्न है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। देयर आर 40 विलेज इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। These villages meet and consider many methods of forcing the government to respond to their needs. Which of these is not democratic method? अब यहाँ पे बोल रहा है कि 40 एक ज़िले में 40 गांव हैं जहाँ सरकार ने पेयजल जो है उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांव के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका डेमोक्रेटिक है वो आप देखिए। अब filing a case in the court claiming that water is part of right of life। उन लोगों ने अदालत में केस फाइल किया कि भाई ये हमारा अधिकार है कि हमें कम से कम पेयजल मिलना चाहिए। बायकटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज। उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो नेक्स्ट इलेक्शन जो आ रहा है उसका हम बायकट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, और सरकार की नीतियों के खिलाफ उन लोगों ने जनसभाएं करना शुरू किया। ठीक है। और पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। अब यहाँ बोल रहा है कि भाई पैसा दे के जल्दी से जल्दी पानी का पाइप लगवा लिया आपने यहाँ, तो ये जो वे है ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा सबसे भिन्न है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड, तो ये है डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है कि भाई पैसा वैसा दे के जल्दी काम करा लिया जाए, ये डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है? यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उस पर आपको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है। आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल इन द कंट्री। वो रहा है क्या कि आर्मी जो है बहुत ही डिसिप्लिन है, करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है देश, किसी भी देश में, तो देश में उसको ही शासन चलाने के लिए क्यों नहीं दे दिया जाता है? तो इसका रिस्पॉन्स क्या देंगे? आर्मी शुड नॉट रूल द कंट्री इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री। आर्मी को सिर्फ इस आधार पे ही रूल करने के लिए नहीं दिया जा सकता है कि भाई बहुत ही डिसिप्लिन है, करप्शन फ्री है, बिकॉज द आर्मी डज नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आर्मी जो है लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। इसी में बी क्वेश्चन है, रूल ऑफ द मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। व्हाट वी नीड इज़ द रूल ऑफ द वाइज इवन इफ दे आर इन अ स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों का और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। तो वी डू नॉट नीड द रूलर ऑफ वाइज इन डेमोक्रेसी। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हमें तेज तरार लोगों की ही आवश्यकता है डेमोक्रेसी में। इफ़ दे आर इन अ स्मॉल नंबर, अगर वो कम नंबर में भी हैं तो, बिकॉज इन डेमोक्रेसी दो शुड रूल वो रिप्रेजेंट द मेजोरिटी। रूल डज नॉट मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। इस रूल का मतलब ये नहीं है कि भाई इग्नोरेंट लोगों की सरकार चलाई जा रही है, जिनको इग्नोर किया जा रहा है। सबको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी को लेकर के चला जा रहा है। इफ़ वी वांट religious leader to guide us in spiritual matter, why not invite them to guide us in the politics as well? The country should be ruled by a religious leader। ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है कि भाई हम जो हमारे आध्यात्मिक मामले हैं मार्गदर्शन के लिए हम धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है उसमें, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में भी उन्हीं को लगाया जाए, उन्हीं से शासन करवाया जाए, उन्हीं को शासन व्यवस्था उन्हीं को क्यों नहीं सौंप दिया जाए, धर्म गुरुओं को ही क्यों नहीं सौंप दी जाए। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? द कंट्री शुड नॉट बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स इन अ डेमोक्रेसी। अलग है बेटा, ये इन अलग है। ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ। रिलीजन किस चीज़ का मैटर है? तो वो अपने अपने पर्सनल बिलीफ का है, लोगों के अपने मानने के ऊपर है, अपने फेथ के ऊपर है।
कोई लोग कुछ किसी सुपर नेचुरल पावर्स को मानते हैं, कोई किसी सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं। तो इसमें वेयर एज डेमोक्रेसी इज टोटली बेस्ड ऑन द नीड और एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन। और डेमोक्रेसी जो है वो टोटली बेस्ड किसके ऊपर है? तो वो लोगों की समस्याओं के ऊपर बेस्ड करता है। अब एक ही धर्म को कैसे चलाने दिया जाएगा सरकार? अगर एक ही धर्म जब चला रहे हैं, एक ही धर्म के लोग चला रहे हैं, उसको धर्म गुरु चला रहे हैं, तो इट मीन्स वो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। हाँ। नंबर 8, आर द फॉलोइंग इंटीमेंट्स इन कीपिंग विथ डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू? वाई? इनमें से कौन सा कथन जो है इसको आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? फादर टू डॉटर, I don't want to hear your opinion about your marriage. In our family, children's marry where the parents tell them to. वो यहाँ फादर बोल रहे हैं डॉटर को कि भाई हमारी फैमिली में ऐसी नहीं है कि भाई हम अपनी डॉटर का ओपिनियन लेके कहाँ शादी होगी। ये फैमिली का डिसीजन है कि आपको कहाँ शादी करना है। जहाँ माँ बाप तय करते हैं वहाँ आपको करना है। ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट ऑफ फादर इज़ अनडेमोक्रेटिक एज एवरी एडल्ट हैज़ अ राइट टू चूज़ देयर लाइफ पार्टनर। भाई यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि फादर का जो वे है वो अनडेमोक्रेटिक है। हर एक वयस्क नागरिक को अपने लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है। तो फादर डज नॉट हैव अ राइट टू इम्पोज देयर चॉइस ऑन डॉटर। ये में फादर का कोई हक नहीं है कि वो अपनी पसंद को उनके ऊपर थोप दें। टीचर्स टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशंस बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम। यहाँ पे टीचर्स बोल रहे हैं कि भाई जब मैं क्लासरूम में आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ उस समय हमारे कंसंट्रेशन को आप भंग मत करिए बीच में क्वेश्चन पूछ करके। तो ये दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज़ नॉट अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप। द स्टूडेंट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन। भाई इस तरह का स्टेटमेंट जो है डेमोक्रेटिक के अंदर सेटअप के अंदर नहीं आता है। स्टूडेंट को राइट है कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछे। दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक in his right is denied. Employed to the officer, our working hour must be reduced according to the law. भाई एम्प्लॉय बोलता है ऑफिसर से कि हमारा वर्किंग आवर जो है कानून के हिसाब से होना चाहिए। द थर्ड स्टेटमेंट इज़ डेमोक्रेटिक एज इट कॉल फॉर अ रूल ऑफ लॉ विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भाई जो हमारा जो काम के घंटे हैं वो लॉ के अनुसार तय किया जाए, संविधान के अनुसार तय किए जाए, तो ये जिससे कि एम्प्लॉय को बेनिफिशियल मिले, बेनिफिट हो। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिस्क्राइब इफ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी। गिव रीजन टू सपोर्ट योर डिसीजन। ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली। सभी सिटीजन्स को, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से हर एक माने जैसे मान लो जहाँ पे हमारा डिसाइड किया है कि 5 साल पे होगा, कहीं पे 6 साल पे डिसाइड किया हुआ है, तो उस नियमित अंतराल में चुनाव हो रहे हैं। तो दिस इज़ डेमोक्रेसी एज ओनली डेमोक्रेटिक सेटअप अलाउ राइट टू वोट एंड ऑल्सो इलेक्शन एट रेगुलर टाइम पीरियड। भाई ये डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार है और रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन अपने समय पे हो रहे हैं। द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग लोन वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब यहाँ पे कंट्री जो है किसी इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लेने जा रही है और वहाँ पे एक कंडीशन रखा गया कि भाई आप क्या करोगे कि अपना एजुकेशन और हेल्थ का जो खर्चा है उसको कम कर दो। तो a democratic country has to look after the welfare of its people. The condition of reducing of expenses on health and education is against the welfare of the people. अब भाई वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है कि वो अपने लोगों के वेलफेयर के प्रति कृत संकल्प है। भाई वेलफेयर करने के लिए तो हमने आपको शासन दिया है। अब वहाँ पे आप किसी एजेंसी से लोन लेने जाओगे, वो कहेगी कि भाई एजुकेशन और हेल्थ का जो खर्चा है कम करो, तब हम आपको लोन देंगे। तब तो ये क्या हो गया? एक्सपेंस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पीपल स्पीक मोर देन 7 languages, but education is available only in one language.
लोग जो हैं 7 से अधिक भाषाओं को बोल रहे हैं, लेकिन कंट्री में एजुकेशन जो है एक ही भाषा में दी जा रही है। द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ दैट कंट्री, जो कि 52% पीपल जो जिस भाषा में बातें कर रहे हैं उसी भाषा में एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है। तो इन डेमोक्रेसी एजुकेशन इज़ अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस एज इट बेसिक राइट्स। ये डेमोक्रेसी में ऐसा है कि एजुकेशन सभी भाषाओं में एजुकेशन देना है। इट मीन्स कि अपनी मातृभाषा में ही एजुकेशन, बच्चों को मातृभाषा में एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, जो उनकी मदर टंग है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कैन बी द लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया। Several organizations have given a call for peaceful demonstration and a nationwide strike in the country to oppose these policies. Government has arrested this leader. भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि हम भाई पीसफुल डेमोस्ट्रेशन करेंगे, पीसफुल विरोध करेंगे, भाई शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, स्ट्राइक करेंगे देश में। और गवर्नमेंट ने क्या किया? उन सब उनके लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ पीसफुल मैनर। लोगों को ये अधिकार है डेमोक्रेसी में कि वो शांतिपूर्ण तरीके से किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और इट इज़ अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो बिहेवियर था वो कैसा था? तो अनडेमोक्रेटिक था कि उनने उठा करके उनके लीडर को जेल में डाल दिया। द गवर्नमेंट ऑन्स द रेडियोज एंड टेलीविज़न इन द कंट्री। All the newspaper have to get permission for the government to publish any news about government policy and protest। अब बोल रहे हैं क्या कि देश में रेडियो और टेलीविज़न चैनल जो है सरकारी हैं, और सरकार की जो भी नीति है विरोध के बारे में वो खबर छापने के लिए उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। भाई आपके बारे में आप शिकायत छापना है, हमको ऑर्डर दे दीजिए कि हम छाप दें। तो ऐसे कोई गवर्नमेंट कहेगी कि भैया हमारे विरोध में जाके छापो? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक नेचर। एज इन डेमोक्रेसी फ्रीडम टू प्रेस एंड मीडिया इज़ मस्ट। इन अ गवर्नमेंट ऑन रेडियोज़ एंड टेलीविज़न देन फ्रीडम टू प्रेस इज़ वायलेटेड। अब यहाँ पे भाई अगर गवर्नमेंट का अपना रेडियो है, अपना टेलीविज़न है, तो वहाँ पे प्रेस का फ्रीडम कहाँ रह गया? अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपको एक लास्ट में है क्या कि जो भी रिपोर्ट दी गई है उसके बारे में आपको वो लिखना है। ये जो रिपोर्ट है पब्लिश हुई थी यूएसए में, पॉइंटेड टू इंक्रीज इन इक्वलिटी इन दैट कंट्री, इनइक्वलिटी इन इनकम रिफ्लेक्ट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। इट ऑल्सो सेव देयर अवेलेबिलिटीज टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट। रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट किया गया था कि रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया था कि if an average black family earn $100, then the income of average white family is $162. A white family has 12 times more wealth than the average black family। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार रीड करेंगे और इसके बाद जो है आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, तो डेमोक्रेसी और पॉवर्टी के बारे में ये जो भी आपको सूचना दी हुई है उसको आधार बनाकर आपके भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी माने कि डेमोक्रेसी और पॉवर्टी पे एक लेख लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ मेजोरिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, बट नाउ अ डेज इट हैज़ बिकम द रूल ऑफ माइनॉरिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी who is rich in the wealth, resource and education. India is the gap between the rich and poor is wider and widening every day। भारत में जो है गरीब और रिच के बीच में जो डिफरेंस है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन आवर कंट्री द कैंडिडेट आर इलेक्टेड इन इलेक्शंस वो गेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। हमारे यहाँ जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जिनको अधिक वोट मिलता है वही सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट। बट इन मल्टी पार्टी इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट ऑफ्टन गेट माइनॉरिटी वोट्स। लेकिन जो हमारे यहाँ जो मल्टी पार्टी सिस्टम है तो उसमें जो माइनॉरिटी वोट्स एक तकबे के वोट जो है जिसके ऊपर अधिक चले जाते हैं तो वो व्यक्ति जीत जाता है। India reside in a village where people are poor and uneducated. A candidate fighting election never represent them because he reside in cities
and the candidate who win does not share their problems. He never try to solve it as it should be. अब क्या होता है कि हमारे इंडिया में अधिकतर लोग जो है गांव में रह रहे हैं, ठीक है, और वो पुअर लोग हैं और अनएडुकेटेड हैं, और जो कैंडिडेट फाइटिंग कर रहे हैं नेवर रिप्रेजेंट दैम बिकॉज ही रिसाइड इन द सिटी, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कैंडिडेट वो कहाँ रह रहा है, तो सिटी में रह रहा है. द कैंडिडेट वो विन डज नॉट शेयर देयर प्रॉब्लम्स. जब वो जीत जाता है तो ये भी गाँव के लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, उससे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ही नेवर ट्राई टू सॉल्व इट एज इट शुड बी. तो उनके प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं हो पा रहा है. इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स गेट हिडन फंड्स फ्रॉम द रिच एंड बिजनेस कम्युनिटीज विच आर इन माइनॉरिटी. दैट इज़ वाई द विनिंग कैंडिडेट ऑफ्टन फॉलो द डिकेट्स ऑफ रिच. अब क्या हो रहा है कि अधिकतर पार्टियों को पार्टी फंड कहाँ से मिल रहा है, तो बिजनेस क्लास लोगों से मिल रहा है, रिच लोगों से ही पार्टी फंड मिल रहा है. तो उसमें वो पहले उनकी बातों को पहले वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, और वहाँ पे वो जो पुअर्स लोग हैं उन लोगों की उनको प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही है, इसी कारण से. क्लास थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई है, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए.